हाँ जी, तो ये बार की वीकली बाज़ार टॉक एडिशन में आप लोगों के साथ कोई इवेंट या कोई आइडिया डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम एक इंडिविजुअल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देखना यार क्या होता है पता है? ये एक कोटेशन तो है बट मैं बहुत पहले इस चीज़ को समझ गया था इन अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माय लाइफ कि सबसे ऊपर होता है आइडिया, फिर आता है इवेंट और फिर आता है पीपल। जो लोग 2 लोग आपस में लोगों के बारे में बातें करते हैं, है ना? उनका इंटेलेक्ट का लेवल बहुत कम रहता है। जो 2 लोग आपस में किसी इवेंट के बारे में बात करते हैं, उन दोनों का इंटेलेक्ट का लेवल थोड़ा-सा ऊँचा रहता है। बट जो लोग आपस में आइडिया के बारे में बात करते हैं, उनके इंटेलेक्ट का लेवल बहुत ऊँचा रहता है। हमने कोशिश करी है कि डब्ल्यूबीटी के सारे एडिशंस में हम आइडिया या इवेंट पे बात करें, समझना। पीपल पे बहुत कम बात होती है। बट आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी पे मैं बात करने जा रहा हूँ जिनको मैं खुद भी पर्सनली बहुत एडमायर करता हूँ। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, ठीक है? एंड जब भी उनका कोई भी पब्लिक अपीयरेंस होता है, तो एकदम खुले दिल के साथ बातें करते हैं, है ना? मतलब उनसे बात करते हुए ऐसा लगता नहीं कि कुछ क्रिप्टिक है, जो मन में है वो है, ठीक है? तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट बिहाइंड विजय केडिया सर एंड उनकी स्टाइल ऑफ टीचिंग, ठीक है? एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं छोटा-सा। जो भी हम डिस्कशन करते हैं, वो सिर्फ़ एक लर्निंग है, जो हमको पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म से मिलती है। ना एक फ्रेमवर्क है जो सर ने मल्टीपल टाइम्स दोहराया है। उसके बेसिस पे हम आइडिया फ़िल्टर करते हैं और कन्विक्शन बनाते हैं, समझना। ये यहाँ पर अगर कोई भी स्टॉक डिस्कस हो रहा है, तो सिर्फ़ एकेडमिक पर्पज़ से भाई, उसको कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है और सब कुछ फैक्चुअल है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर कैसे होता है। समझना, एक नॉर्मल इन्वेस्टर क्या होता है पता है? उसके पास एक प्राइस टारगेट होता है। और वो टारगेट प्राइस ही उसका इकलौता कंसिडरेशन होता है। मतलब मैं समझा नहीं सर क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब ये है कि अगर आपको किसी ने बता दिया कि फलाना स्टॉक खरीद ले, है ना? किसी ने आके बोला कि ज़ोमैटो खरीद ले ₹400 ₹40 में, जब 180 आए तो बेच देना। तो आपने जब ज़ोमैटो खरीदा है, अब आप सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस्ड हो कि कब ज़ोमैटो 180 आएगा और कब मैं बेच के बाहर निकलूँगा। उसके पास एक टाइम टारगेट होता है। एग्ज़िट होता है प्रॉपर और वो हमेशा पैसा बनाने की फिराक में रहता है। कोई खराब नहीं है, एक नॉर्मल यू इन्वेस्टर की बात है। फ़ोकस नेट प्रॉफ़िट पे होता है। इंडेक्स को मेजर समझता है बुल और बियर मार्केट का। सर अभी मार्केट डाउन है, कोई डाउन नहीं है। बड़े-बड़े स्टॉक्स में लाइफ़ टाइम हाई पे खड़े हुए हैं, बड़े-बड़े स्टॉक्स में लाइफ़ टाइम हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, गुड नंबर ऑफ स्टॉक्स कमिंग विद ह्यूज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। बहुत बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, वीकली लेवल पे, डेली लेवल पे। ठीक है, कई सारे स्टॉक्स हैं जो लाइफ टाइम हाई पे खड़े हुए हैं। इवन इफ निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, इवन इफ निफ्टी इज नॉट, यू नो, इवन इफ निफ्टी इज एन एब्सोल्यूट डिलेमा, राइट? तो इंडेक्स कैन नेवर बी द बायस, बट ठीक है, कई लोग जो यूजुअल इन्वेस्टर है वो समझता है और ये शॉर्ट टर्म चलता है, क्वार्टर टू क्वार्टर। अभी खरीदा सर, मैं तो 3 महीने रखता हूँ बेच देता हूँ, 6 महीने रखता हूँ बेच देता हूँ। ये सामान्य इन्वेस्टर है। कोई भी वेटरन इन्वेस्टर है ना, भले ही वो राधा कृष्ण दमानी जी हो गए, ठीक है, भले ही वो विजय केडिया सर हो गए, कोई भी वेटरन इन्वेस्टर है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता। कारण क्या है? उन्होंने क्या मल्टीपल साइकिल्स देखी होती है मार्केट के अंदर, समझना। कई कंपनियां जो आज आपको बहुत प्रॉमिसिंग लग रही हैं, वो डिसअपियर हो जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। याद आ रहा है आपको वो रा, अपने राकेश झुनझुनवाला जी का कि फंडा का मेंटल हो जाएगा, पूरा हो गया फंडा का मेंटल, राइट? वो सी चीज है ना? बोले अपन 10 साल बाद मिलेंगे कि ये स्टॉक रहेगा कि नहीं रहेगा मार्केट में, अपन तब देखेंगे, अभी नहीं, राइट? तो दे थिंक विथ अ लॉट ऑफ विजडम, दे हैव अ लॉट ऑफ विजडम। तो वन सच इन्वेस्टर वी ऑलरेडी नो इज मिस्टर विजय केडिया। इनको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 साल के आसपास का अनुभव है। लाइफ के शुरुआती सालों में काफी फोकस्ड इन्वेस्टिंग करी है, काफी फोकस्ड रहे ट्रेडिंग पे। बट ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से ही इज अ वेरी एक्टिव इन्वेस्टर, ठीक है? बट सिर्फ इतना जानना भर नहीं है, हमको उनका माइंडसेट समझना है कि क्या उस व्यक्ति को एक लेजेंड बनाता है, ठीक है? क्या प्रूफ है जी? 1 लाख रुपए से शुरुआत करी 1990 में एंड मेड क्लोज टू 1500 करोड़ प्लस टुडे। दैट इज द नेटवर्थ जो हमको मिली है।
सोर्सेज से, पब्लिक सोर्सेज से। तो अब कोशिश करते हैं समझने की केडिया सर के माइंडसेट को, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को, और उसके हिसाब से कंपनी को भी एनालाइज करते हैं लाइव। तो सबसे पहले माइंडसेट समझो। अभी तक हम लोगों ने रिटेल इन्वेस्टर्स का माइंडसेट समझा, अब समझते हैं केडिया जी कैसे डिफरेंट है, विजय केडिया सर। सबसे पहले वो बार बार इस चीज को डिसएग्री करते हैं कि इंडेक्स को कभी भी आप पूरे मार्केट का इंडिकेटर नहीं बना सकते। कारण क्या होता है, जब एक कंपनी बढ़ना कम हो जाती है, बढ़ना बंद कर देती है, तो वो इंडेक्स से बाहर कर देते हैं उसको। इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी खराब है, समझ रहे हो? इंडेक्स के अंदर कुछ भी दूसरा कैप्चर नहीं हो पाता, सिर्फ टॉप 50 टॉप 30 कंपनीज ही कैप्चर होती है। जो आगे आ गया वो कैप्चर्ड है, जो हल्का सा पीछे रह गया वो बाहर है। तो वो कभी भी है ना आपको ट्रू पिक्चर नहीं देता, ये सर्वाइवरशिप बायस क्रिएट करता है, समझना। और इतना ही नहीं, स्मॉल कैप कंपनीज इग्नोर हो जाती हैं, बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स है जिनमें दूसरी साइकिल्स चल रही है, उन सबको आप कभी एवरेज करके एक इंडेक्स में नहीं समझ सकते। सेकेंड चीज, वो हमेशा बहुत लंबे होराइजन के लिए खेलते हैं। लंबे मतलब बहुत लंबा, 10 साल 20 साल। होता क्या है पता है, इससे है ना अपना ध्यान शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से हटके दूसरे फैक्टर्स पे चला जाता है। कैसे दूसरे फैक्टर्स पे? अब मेरा फोकस ये नहीं कि आज मार्केट में मेरे रॉ मटेरियल का क्या रेट है, क्रूड उछला कि नहीं उछला। अब मेरा फोकस ये कि मेरे मैनेजमेंट में दम है कि नहीं है, जिस पे मैंने पैसा लगाया है, जिस घोड़े को मैंने खेला है वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, है ना? अब ये दम है कि जो डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की वो बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, ये विजन होता है, समझना। तो वो सिर्फ ईपीएस पे फोकस करने वाली चीज नहीं है, या टॉप लाइन पे फोकस करने वाली चीज नहीं है। कंसेप्ट क्या है कंपनी के पीछे, वो समझने की कोशिश होती है। लोग कौन है, मैनेजमेंट कौन है, कौन खरीद रहा है। प्लीज, क्या ये कंसेप्ट जब तक बना रहेगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा? क्या कंपनी और ये लोग सरवाइव कर जाएंगे, खींच के ले जाएंगे इसको आगे, प्रोडक्ट चल जाएगा? वो इंपॉर्टेंट है, वो आंसर इंपॉर्टेंट है, समझना। थर्ड, पेशेंस। खरीदने के भी पहले हो सकता है, विजय केडिया सर कई बार मल्टीपल ओकेशंस पे उन्होंने बोला है कि मैं 2-2 3-3 साल 5-5 साल, कई बार तो 10-10 साल तक वॉच किया है कंपनी को इंटर करने के पहले। 10 साल से नजर है बिजनेस पे, घुसा नहीं इस पे। सोचो ना 10 साल में तो क्या का क्या हो जाता है स्टॉक। वैल्यूएशन ही 5 गुना 10 गुना होगा, बट नहीं इंटर कर रहे। कन्विक्शन नहीं है तो कैसे इंटर करेंगे? वो पेशेंस बहुत जरूरी है। मतलब क्या कैश पे बैठना पड़ेगा नागराज के जैसा, बिल्कुल आपको कुंडली मार के, बिल्कुल। क्या होता है ना ब्रो, आपको बहुत हाई कन्विक्शन होना चाहिए प्रोडक्ट पे और मैनेजमेंट पे। जैसे उनका एक बहुत सिंपल सा रूल है, जो भी कंपनी में हाई डेट है, लो मार्जिन है, अवॉइड करो। जहां पर बहुत बड़ा निवेश लगता है, होटल है, एयरलाइन है, थिएटर है, ठीक है, ये बिजनेसेस है ना, अवॉइड करो तुरंत से। एयरलाइन इंडस्ट्री देखो आप, कितना वोलेटाइल है। एयरलाइन इंडस्ट्री देखिए कितना ज्यादा वोलेटाइल है मार्जिन। जब जब इकोनॉमिक क्रैश आता है, वेदर इट इज 2000 2008 2020, क्रैश कर जाता है बुरी तरीके से, समझिए। हाई कन्विक्शन आपको क्या बनाता है? आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। मैं आपको बताऊं, जैसे 16,000 गुना रिटर्न बनाया सर ने सेरा पे। 16,000% नहीं बाबू, 1 रुपया क्या 16,000 रुपया बना, ये होता है 16,000 गुना रिटर्न ना। तो ये समझ लेना, 1 लाख क्या 16,000 लाख बना, ये होता है। मतलब कितना बना, 160 करोड़। 1 लाख कितना बना, 160 करोड़। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, 160 करोड़। ओ माय गॉड, राइट। ये कैसे हो पाता है? मल्टी बैगर की जर्नी इतनी आसान थोड़ा ना होती है। आप एक्स से 10x नहीं कर सकते भाई। मैं समझाता हूँ होता क्या है, आप इसके पीछे का साइकोलॉजी समझना जरा। जैसे आपने कोई स्टॉक मान लो 100 रुपए पे खरीदा, है ना, 95 हुआ, आप बेचैन नहीं हो, अभी आप काम पूरा मजबूत है, आपका बना हुआ है। 90 हुआ, हल्की सी आपको बेचैनी है, बट आप दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। 85 हो गया, अब आपको लगा कि अब इससे नीचे तो क्या ही जाएगा, मैं और खरीद लेता हूं, तो आपने और खरीदा। आपने 85 पे लगभग आधी क्वांटिटी और खरीद लिया। अब अपना जो एवरेज प्राइस है वो 92.5 पे लेके आ गए, ठीक है। अब स्टॉक बढ़ के 95 आ गया, अब आप नेट प्रॉफिट में आ गए हो।
अब 100 आया, 105 आया, 110 आया, 150 आया और 150 पे आके थोड़े टाइम स्टेबलाइज़ हो गया। अब जो रोज़ की घबराहट होती थी, वो खत्म हो गई और मन में एक अचीवर वाली फीलिंग आ गई कि 100 पे भी खरीदा, 85 पे भी खरीदा और अब ये 150 हो गया स्टॉक। समझ रहे हो? तो बढ़िया मोटा रिटर्न कमाया अपन ने 40 प 60-65% 60% का रिटर्न बन गया। ठीक है? अब ये स्टॉक बढ़ के ₹200 हो गया। आपका माल डबल। समझ लो और ये सब एक झटके में होता है, 1 महीने का गेम है, इससे ज़्यादा का गेम होता नहीं है। आपका माल डबल, 100 का 200, 92 का 200। इसके बाद भी आपने बोला कि नहीं बेचना नहीं है, अपने को विजय केडिया बनना है। आपने बेचा नहीं, आप कंटिन्यू किए। 1 250 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, 2 गुना हो गया माल। 2 गुना होने के बाद क्या हुआ जब 3 गुना हो गया ना, 3 गुना तक भी होल्ड कर लेगा आदमी, कोई 300% भी होल्ड कर लेगा, 400 भी होल्ड कर लेगा, 4x भी होल्ड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद फिर से जो कामनेस होती है ना वो खत्म होती जाती है और अब फ़ियर फ़ियर ऑफ लूज़िंग मनी स्टार्ट हो जाता है आना। जब आपने 100 का माल 500 पे बिकते हुए देख लिया है, तो आपको ये डर है कि कहीं ये वापस 400-500 से गिर के 200 पे ना आ जाए। है ना? मैं बेवकूफ़ ना बन जाऊँ, मैं इस चक्कर को मिस ना कर दूँ। तो एक काम करते हैं, थोड़ा-सा तो बुक कर ही लेते हैं। ये थोड़ा-सा बुक नहीं करते हैं। अगर ये थोड़ा-सा बुक कर लेते ना, तो ये 1 लाख का 160 करोड़ रुपया नहीं बनता। उन्होंने 1 लाख अगर लगाया, तो पूरा 1 लाख लगा के रखा आखिरी तक। उन्होंने 1 लाख लगाया नहीं, आई एम जस्ट सेइंग यानी एक 1 लाख की बेस पे लेके आया मैं उसको। सो यार 5 गुना, 6 गुना होते-होते आपको डर लगने लग जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दोगे। 10 गुना तक तो बहुत लेट हो जाती है गाड़ी। बहुत वो तो बिरले होते हैं, कुछ ही होते हैं जो होल्ड कर पाते हैं, स्पेशली अगर आपकी पोजीशन बड़ी है तो। अगर आपने 2, 4, 5,000, 10,000 रुपए लगाया है, तो आप शायद 10 गुना तक होल्ड कर लो, है ना? बट अगर आप 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ जैसा अमाउंट लगा के बैठे हो और आप परसेंटेज टर्म्स में सोचने के आदी नहीं हो, तो फिर आपकी लंका लगेगी ब्रो, बहुत बुरी तरीके से। इसको बोलते हैं ना। आगे देखना। तो इन समरी क्या है? इन समरी सर का ये मानना है कि शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं, एनालिस्ट्स के टारगेट्स नहीं, नॉलेज, करेज और पेशेंस ये चीज बोलते हैं। 3 चीजें चाहिए आपको मार्केट में, नॉलेज, करेज और पेशेंस। ना ये डिस्प्ले होता है क्लियर कट। इनकी एक स्माइल स्ट्रैटेजी है ब्रो, समझना। ये कोई फ्रेमवर्क नहीं था, इसको धीरे धीरे बनाया केडिया जी ने, ठीक है? एंड ये कोई मतलब कोई स्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क नहीं है ऐसा, ये बोलते गए अलग अलग ओकेशन पे और लोगों ने फिर उसको अपने हिसाब से बना दिया, है ना? अपनी मिस्टेक्स ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के सर का ये फ्रेमवर्क सर ने खुद बनाया। उसमें नंबर 1 स्मॉल का मतलब होता है स्मॉल मार्केट शेयर। मतलब क्या छोटी कंपनीज पे फोकस करने की बात कर रहे हैं? नहीं, छोटी कंपनीज पे फोकस करने की बात नहीं कर रहे हैं। जिन कंपनीज का मार्केट शेयर अभी कम है, 2%, 3%, 5% मार्केट शेयर है। क्या होता है ना, जब फ्यूचर में मार्केट ग्रो करेगा, तो 2% वाली कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ के 10% हो सकता है, 10 गुना बन जाएगा। समझ रहे हो आप? लेकिन कोई कंपनी है जिसका मार्केट शेयर ही 60-70% है, उसका मार्केट शेयर 10% की 10 गुना नहीं बढ़ सकता ना। उसका मार्केट शेयर तो 50% भी नहीं बढ़ सकता। 100% थोड़ा ना हो जाएगा कोई, ऐसी चीज़ है। तो उनको ऐसे बिज़नेसेस चाहिए जिसमें स्केल करने का पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त हो, मैसिव पोटेंशियल हो, ठीक है? जैसे सेरा, उनका जो अर्ली इन्वेस्टमेंट था सेरा का, उस समय सेरा का बहुत ही छोटा-सा मार्जिन था। समझ रहे हो? बहुत छोटी कंपनी थी, नेगेटिव कंपनी थी, ट्रांज़िशन की तरफ बढ़ रही थी। समझ रहे हो? यहाँ पर बेटिंग पहले भी लगती है, जैसे आप टाइटन भी देखोगे आप, तो टाइटन उस समय बहुत छोटा मार्जिन पे था, ज्वेलरी इंडस्ट्री में, ज्वेलरी प्लेयर में। है ना? नेगेटिव रेशियोज़ थे, जब राकेश जी ने खरीदा था शेयर तब। बट यहां पर सिर्फ रेशियोज इंपॉर्टेंस नहीं है, कंटेक्स्ट मैटर करता है। सर समझ नहीं पाया क्या बोल रहा हूं मैं? ये बोलना चाह रहा हूं, ये जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आपको लगता है ये एक्सेल और पीपीटी पे वैल्यूएशन निकाल के और ऐसा कुछ समरी वमरी रिपोर्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करके इन्वेस्टिंग करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट क्या ये लोग सब अपने गट पे इन्वेस्टिंग करते हैं क्या? 100%। है ना? जो इनको सही लगता है उस समय, जो अंदर से इंट्यूशन, जो अंदर दिल की आवाज है, दिल की आवाज से इन्वेस्टिंग होती है ब्रो।
वो बात करने की कोशिश कर रहा है। एक एग्जाम्पल देखो आप, जैसे यहाँ टीवीएस मोटर्स का एग्जाम्पल है। अब टीवीएस मोटर्स अगर आप 2019 के पहले देखोगे तो आपको लगेगा इट्स अ डिफरेंट कंपनी, और 2020 के बाद देखोगे तो आपको लगेगा इट्स अ डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। आप देख रहे हो कितना जबरदस्त है। यहां पर आप सेल्स की ग्रोथ देखो 8,000 से 20,000, और यहां पर सेल्स की ग्रोथ देखो 18,000 से 44,000। यहां मार्जिन देखो 500 से बढ़ के 4 गुना 21, यहां पर 3 गुना। बट बेस बहुत बड़ा है मेरा, मार्जिन हैव एक्सपैंडेड अलॉट। ठीक है, मेरा ईपीएस देखो, अर्निंग पर शेयर देखो, 4 रुपए से 14 रुपए, और यहां 14 रुपए से बढ़ के 47-50 रुपीज। राइट, डिविडेंड कंटिन्यूअसली पे आउट हो रहा है कंपनी के अंदर। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। फ्यूचर है, फ्यूचर इज द फोकस फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आपको ये समझना पड़ेगा कि भविष्य कैसा है बिजनेस का। राइट, ये प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अंडरस्टैंड, एम का मतलब है मीडियम इन एक्सपीरियंस। एक बिजनेस उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसके चलाने वाले लोग। विजय केडिया जी बोलते हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस बिजनेस है ना, उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करो। कैटेगरी ए, जो लोगों को 7 साल का एक्सपीरियंस है, ये बहुत कम एक्सपीरियंस होता है। कैटेगरी बी, जो एक ही काम 15 से 20 साल कर रहे हैं, इनको बहुत मीडियम कैटेगरी का एक्सपीरियंस है। और 30 साल प्लस वाले लोगों को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कारण क्या है, मार्केट में 10 साल की एक साइकिल अज्यूम करो, तो 30 साल वाले ने 3 साल देखा, 3 साइकिल्स देखी है मार्केट की, है ना। तो वो आपके पैसे को ज्यादा बेहतर तरीके से अपने धंधे को संभाल के निकाल के ले पाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, वही सेम चीज, टफ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। जब जब रास्ते खराब होते हैं तब मंजिलों तक पहुंचना मुश्किल है। उन्हीं की स्टाइल है ब्रो, प्लीज। लार्ज, स्माइल में एल, लार्ज, लार्ज इन एस्पिरेशन। मैनेजमेंट बड़ा सोचने वाला होना चाहिए। टीम ऐसी चाहिए जो लंबी रेस दौड़ पाए, 10 साल दौड़ पाए। समझ रहे हो, मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो थकेले हों बिल्कुल, सक्सेशन प्लानिंग नहीं हो पा रही है, समझना। तो स्मॉल मार्केट शेयर से मीडियम मार्केट शेयर की कंपनी बने, मीडियम मार्केट शेयर से फिर लार्ज मार्केट शेयर की कंपनी बने, उसी में तो 116,000 गुना रिटर्न बनता है। बिकॉज सेरा बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेस। वाई सेरा बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेस? बिकॉज गुड मैनेजमेंट वॉज रनिंग द बिजनेस। क्लियर? लेजी लोग नहीं चाहिए कि मैनेजमेंट मार्केट शेयर 10% बड़ा, मैनेजमेंट सेटिस्फाई हो गया। रादर क्या, मैनेजमेंट को और ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए कि नहीं, अब 10 से 20 खींच के लेके जाना है। ये मेन रिस्क है जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आप डीसीएफ के पर्सपेक्टिव से भी देखते हो, जो अपन वैल्यूएशन करते हैं, तो वहां पर ग्रोथ टानते ना, परपेचुअल ग्रोथ। या परपेचुअल ग्रोथ अच्छी होना चाहिए, इनफैक्ट एक्सप्लिसिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी होना चाहिए बिजनेस की। नाउ अंडरस्टैंड, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे चिंटू कंपनी है, 15% से कैश फ्लोज ग्रो हो रहे हैं अगले 2 साल में, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में 15% की ग्रोथ है। उसके बाद के 3 साल 10% की ग्रोथ है। उसके बाद इनफाइनाइट तक 8% की ग्रोथ है। अगर चिंटू आज 100 रुपए कमाता है, समझ लो, और मैं अज्यूम करता हूं कि 6% का रिस्क फ्री रेट है, मैंने एक ले लिया कि डिस्काउंटिंग रेट 6% है मोटे माटे लेवल पे, तो 7,000 रुपीज की वैल्यू है चिंटू की कंपनी की। बट पता है आपको एक बात बताऊं, ये 7,000 की वैल्यू में से 94% वैल्यू ये वाली वैल्यू से आ रही है जो इन्फिनिटी तक जा रही है, 8%। समझिए आप, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है वो, ये रहा, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। तो मेरी फ्यूचर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, है ना, और फ्यूचर में ग्रोथ गिर गई, तो 2x और 200x का डिफरेंस हो जाता है ब्रो। विजय केडिया जी बोलते हैं इसको, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उनके लिए उसका एक अनदर फ्रेमवर्क है, दूसरा एक फ्रेमवर्क है। सर फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क है चेंज फ्रेमवर्क। ये मैनेजमेंट को एनालिसिस करने के लिए वो अप्लाई करते हैं, है ना। रेड फ्लैग एनालिसिस होता है मैनेजमेंट का। चेंज मतलब चमचागिरी, यस मैन कल्चर नहीं होना चाहिए। जैसे डीएचएफएल के अंदर ये बहुत क्लासिक केस था, यस बैंक के अंदर ये बहुत क्लासिक केस था, मैं तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था। बहुत ही क्लासिक केस था, चमचागिरी का कल्चर, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डीएचएफएल के अंदर क्या हुआ, कपिल और धीरज वाधवान कंपनी चलाते थे, अनक्वेश्चनड अथॉरिटी, कोई बोलने वाला नहीं है। आसपास के जो सब लोग हैं वो लॉयल है बिल्कुल, कोई चैलेंज ही नहीं करता। तो क्या करा उन्होंने, रिस्की लेंडिंग करी, किसी को भी पैसा दे रहे हैं,
प्रमोटर्स पैसा निकाल निकाल के लेके जा रहे हैं ना, गवर्नेंस कैसा भी चल रहा है, किस्त आई तो आई, नहीं आई तो ऐसे ही बना के दे दिया। ठीक है, दूसरा चेंज में एचए में हेल्दी मैनेजमेंट चाहिए। प्रमोटर्स सब 50 के ऊपर है। अब क्या होता है, जैसे आप देखोगे नारायण मूर्ति सर में वहां पर था कि 60 में सब रिटायर हो जाएंगे जी, है ना, बट उनको 2013 में फिर से आना पड़ा 7-8 साल बाद, क्योंकि कंपनी को लीडरशिप क्राइसिस था, विशाल सिक्का के टाइम की बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन एस्पिरेशन। नेक्स्ट जनरेशन एस्पिरेशन मतलब सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, प्लेस पे होनी चाहिए। जैसे एक कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, है ना, अब वो कंपनी के साथ उलझन ही वो थी कि सक्सेशन प्लानिंग नहीं हो पा रही है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, प्रॉब्लम वही है कि सक्सेशन प्लानिंग नहीं हो पा रही है, राइट। सिमिलरली धीरू भाई अंबानी के केस में देखो आप, धीरू भाई अंबानी के केस में भी सक्सेशन प्लानिंग वाज नॉट दैट ग्रेट। 2005 में दोनों भाई जब आपस में लड़े थे तो केवी कामत और राम जेठमलानी जैसे लोगों को बीच में आके समझाना पड़ा था, समझ रहे हो, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करा था, देवर इन बिटवीन, राइट। एंड बहुत सारी इसमें चीजें, ईगो ऑफ ओल्ड जनरेशन, समझना, कोई ऐसा बड़ा ईगो नहीं होना चाहिए। जैसे रेमंड फैमिली जीता जागता उदाहरण है। विजयपत सिंघानिया जी ने क्या करा, 2015 में बेटे को कंट्रोल दे दिया, बेटे ने क्या करा, 2 साल में बाप को धक्के मार के निकाल दिया, पब्लिक में आ गई बैटल। अब कंपनी कंपनी संभालोगे कि इज्जत संभालोगे? मैंने आपको इसलिए पैसा थोड़ा ना दिया था कि आप ये सब काम करो, आपकी फैमिली के कारण मेरा बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है, वैसी बात है। एड एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, सेम चीज रिपीट हो रही है फिर से कि बड़ा रूम ऑफ ग्रोथ मिलना चाहिए। छोटा, इस समय में छोटा प्लेयर हूं, बड़ा बन सकता हूं। समझो ना, जब कोको कोला में वॉरेन बफेट सर ने इन्वेस्ट किया था, तब कोको कोला एक रीजनल बिजनेस था, है ना, वहां से वो नेशनल बिजनेस बना। से फॉर एग्जाम्पल यूएस से फिर वो कनाडा गया, कनाडा से साउथ अमेरिका गया, साउथ अमेरिका से यूरोप आया, यूरोप से एशिया में घुसा, एशिया से, समझ रहे हो आप, करते करते बड़ा बना ना, ग्लोबल डिमांड आई। अब केक कोक का टेस्ट क्या मेमोरी बन चुका है अपने लिए। 40 साल की कंपाउंडिंग कर दी इस चक्कर में भाई ने, बैठे बैठे, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो सर क्या मैं सिर्फ बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट्स अगर पढ़ लूंगा तो मजा आ जाएगा, कैसा कर सकता हूं क्या मैं? देखो यार, ऐसा तो होता नहीं कि आप सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़ के, मतलब एनुअल रिपोर्ट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया, बट आई वुड से क्या वो करना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो इंट्यूशन लेके आना है ना कि सर वो पॉजिटिव इंट्यूशन मेरे अंदर कब आएगा, तो वो सिर्फ तभी आ सकता है कि जब आपकी रीडिंग बहुत स्ट्रांग होगी। जब तक रीडिंग स्ट्रांग नहीं, मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है, कई बार मैनेजमेंट को ही पता नहीं होता है, विजय केडिया सर बोलते हैं कई बार मैनेजमेंट को ही पता नहीं होता है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। ये उन्होंने अतुल ऑटो के केस में बोला था, उनको खुद को पता नहीं था कि हम इतनी बड़ी कंपनी बन जाएंगे। केडिया साहब ने बोला बोले मुझे पता नहीं था कि उनमें इतना पोटेंशियल है, उनको छोड़ दो, तो उनको कैसे पता होगा। तो जब तक कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा, आपको सालों साल इंतजार करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ मैराथन, समझना। अब एक काम करते हैं, अपन विजय केडिया सर की फिलॉसफी को एक रियल लाइफ एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। तो 9 दिसंबर को सर ने 12 लाख शेयर खरीदे कंपनी के, 0.52% का स्टेक लिया है, 25 करोड़ रुपए में 12 लाख शेयर लिए। ठीक है, कॉटन ग्रीव्स। कॉटन ग्रीव्स करती क्या है, ग्रीव्स कॉटन करती क्या है, 6 लाइन ऑफ बिजनेसेस में। नंबर 1, एक तो ऑटोमोटिव इंजन और उसके कंपोनेंट। दूसरा नॉन ऑटोमोटिव इंजन जो इंडस्ट्रियल मरीन एग्रीकल्चर में लगते हैं ऐसे। तीसरा ऑटोमोटिव इंजन समझ गए ना, जो कार व्हीकल में लगते हैं। नॉन ऑटोमोटिव मतलब जो मोटरें चक्की पीसने में लगेगा, दैट इज नॉन ऑटोमोटिव इंजन। ठीक है, तीसरा आफ्टर सेल्स मार्केट एंड सर्विस। चौथा रिटेल नेटवर्क फॉर पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेसरीज। पांचवा वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे काम कर रहे हैं, एम्पियर स्कूटर उनके हैं, ई रिक्शा, ईवी प्रोडक्शन। ठीक है, फिर फाइनेंस और टेक सपोर्ट भी देते हैं इन सब चीजों को, ताकि बेटर अडॉप्शन हो, इनोवेशन, है ना। तो एक काम करते हैं, अपन ग्रीव्स कॉटन को एक बार एनालाइज करते हैं। इंजन से मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा है, ईवी मोबिलिटी से सेकंड बेस्ट रेवेन्यू है 23%। ठीक है, अपन सबसे पहले एस चेक लगाते हैं स्माइल का। स्माइल का एस चेक क्या है, स्मॉल मार्केट शेयर। क्या ग्रीव्स कॉटन का मार्केट शेयर स्मॉल है? अगर आप ईवी की बात करो टू व्हीलर बिजनेस में, तो ये 5वें नंबर पर रैंक करता है, सिर्फ 3.8% मार्केट शेयर है, 2700 गाड़ियां बेची है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट इस पे फोकस करता है
तो क्या ये ऐसा बिजनेस है क्या जो आगे बड़ा बन सकता है? क्या मैं इसमें 20-30% मार्केट शेयर तक लेके जा सकता हूँ क्या फ्यूचर में? यू नेवर नो, यू हैव नॉट सीन द फ्यूचर, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड। वॉल्यूम ग्रोथ भी हुई है, 27% की वॉल्यूम ग्रोथ है, 22% की रेवेन्यू ग्रोथ है, बट बेस बहुत छोटा है, ठीक है? 3 व्हीलर डीजल के अंदर मार्केट लीडरशिप है जी, है ना? लीडरशिप पोजीशन है 3 व्हीलर डीजल इंजन बनाने में, ठीक है? 2 व्हीलर डीजल इंजन बनाने में भी मार्केट पोजीशन है, लीडरशिप है। एस चेक में और देखते हैं, ठीक है? इस्माइल का जो मैनेजमेंट वाला चेक है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, सीईओ, ऑलमोस्ट 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, 29 ईयर्स ऑफ लीडरशिप, 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना? तो ऑलमोस्ट हायर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका भी एक्सपीरियंस रेंज देखी तो उसकी 25 से 40 साल की। गुड मैनेजमेंट, समझ रहे हो? अच्छा मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस कहीं खराब नहीं होगा, ठीक है? ये सब लोग हैं जो बोर्ड में। चार्टर्ड अकाउंटेंट 35 साल, ठीक है? अगेन बीएस मैकेनिकल इंजीनियर 25 ईयर्स, 30 ईयर्स इंजीनियर, ठीक है? बैचलर्स ऑफ कॉमर्स अगेन 40 ईयर्स, 39 ईयर्स, 37 ईयर्स, ऑल गुड एक्सपीरियंस, 4 डिकेड्स, 13 ईयर्स, राइट? गुड मैनेजमेंट। एक्सपर्टीज देखिए आप क्या टिकिंग हो रही है एक्सपर्टीज की। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव द एक्सपर्टीज इन ऑल ऑफ द मार्केट्स एक्सेप्ट फॉर टू, except for two, Dr. Arup Basu and Ravi Kirpalani ji. Everyone is expert in financial expertise. आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? पीपल मैनेजमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, सब लोगों को ग्लोबल इकोनॉमिक्स समझ में आता है। लेकिन एड इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स, सेल्स, मार्केटिंग, कमर्शियल समझ में आता है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन समझ में आता है। वाई? बिकॉज लंबी हिस्ट्री है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ में आता है, लंबी हिस्ट्री है, ठीक है? एल चेक करते हैं अपन, समझना, लार्ज एस्पिरेशन। बोर्ड का क्या एस्पिरेशन है? बोर्ड बोलता है कि हम 2030 तक 15,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। अभी हमारा रेवेन्यू 2600 करोड़ है, देखना। Yes, I can take the first question. As I was mentioning in my update that we have already sought out our fuel agnostic strategy, diversified quite a bit away from our traditional diesel spare, three-wheeler spares, and we now have, I said, expanded CNG category. We have gone very way big into three-wheeler electric spares, particularly for e-rickshaw. I think I touched upon that. These are very large market. If you look at the electric three-wheeler growth is happening in the country, look at the adjacencies, leveraging our Excel manufacturing capabilities into HCV and construction equipment. These sort the growth trajectory. I have touched both for Excel as well as newer sector for railways. So these all are large markets we believe have sufficient growth opportunities for us for grease retail. समझना, ग्रीव्स का जो रिटेल है उसका सीईओ एन जय कुमार नरसिम्हा ये बोलते हैं दैट बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। टॉप टू जो सोर्सेज हैं वही ग्रोथ लेके आएंगे, इंजन और ई मोबिलिटी। ई मोबिलिटी मतलब उन्होंने बोला 3 व्हीलर ईवी के पर हम ऑटो पार्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये लोग ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट से बेचने के आगे भी जा सकते हैं, कंबशन इंजन्स लगा सकते हैं, ठीक है? 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट्स के अंदर और एक्सपेंशन कर सकते हैं, समझना। अब डेफिनेटली इतना आसान नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो कल जाके खरीद लेना है बिजनेस, डोंट डू दैट, समझना। बट क्या एक्स्ट्रा लार्ज पोटेंशियल अवेलेबल है ये समझना। जरूरी नहीं है कि विजय केडिया सर ने कुछ खरीदा है तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, ये उन्होंने खरीदा है, बट मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई पब्लिसिटी या कोई पीआर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, समझ रहे हो? मेरा काम एज अ मेंटोर अपने को अच्छी चीज़ें लेनी है सामने वाले से, समझ रहे हो? कि ये 4 चीज़ें भी देखी जाती हैं साथ में, लेकिन यही सिर्फ 4 चीज़ें देखी जाती है ऐसा नहीं है, ठीक है? कितना अपसाइड है इसके लिए आपको इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है। तो अपने को समझ में आया कि 15% से ग्रो हो सकती है जी, क्लोज टू 51 लाख, 52 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो सकती है, ईवी प्रोडक्शन इंडस्ट्री, ठीक है? ईवी मार्केट इतना बड़ा हो सकता है। और 3 व्हीलर ईवी मार्केट वो तो $3.78 बिलियन है टू 2033 तक, क्लोज टू 25,000-30,000 करोड़ रुपए का मार्केट हो सकता है, ठीक है? सेकेंड बेट, फ्यूल एग्नोस्टिक पावर ट्रेन्स पे। ये क्या है फ्यूल एग्नोस्टिक पावर ट्रेन्स? जैसे पहले जो ट्रेडिशनल इंजन है ना,
वो क्या एक इंजन में एक ही टाइप का फ्यूल डलेगा? बिल्कुल। यहाँ पर फ्यूल एग्नोस्टिक बना दिया मतलब क्या मल्टीपल फ्यूल डाल सकते हो आप। उसमें क्या आप सीएनजी यूज़ कर सकते हो। एक ही इंजन में सीएनजी भी डाल दो, बायोडीज़ल भी डाल दो, इथेनॉल भी डाल दो, पेट्रोल भी डाल दो, डीज़ल भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन वही है ना? कितनी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है तो। प्लीज़, अगर ऐसा होता है, तो क्या ये एक फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी बन के आएगी? कितना ईज़ी हो जाएगा ब्रो। सेम इंजन आप कैसे भी यूज़ कर रहे हो, आप में कितना कंफर्टेबल है, यू आर जस्ट स्विचिंग बिटवीन द फ्यूल्स। एवरीथिंग बिकम्स सो एफिशिएंट, राइट? तो डज़ इट स्माइल? एब्सोल्यूटली इट डज़ स्माइल। स्मॉल मार्केट शेयर है, अर्ली प्लेयर है, ईवी के अंदर अभी ग्रोथ का रनवे बचा है। लीडरशिप इज़ गुड, 25 टू 40 इयर्स का इंडस्ट्री लीडरशिप है। लार्ज एस्पिरेशन है, 15,000 करोड़ का रेवेन्यू टच करेंगे जी 2030 तक, ठीक है? और एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल है, स्पेशली ईवी और फ्यूल एग्नोस्टिक इंजिन्स जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं अब आगे, ठीक है? यार, इनको है ना बताने का पर्पज़ मैं फिर बता रहा हूँ, सर तो हैं ही बहुत रिस्पेक्टेड है, बट आइडिया वाज़ टू एजुकेट यू कि पैसा बनाने के लिए आपको एक क्लियर माइंडसेट चाहिए, एक क्लियर विज़न, क्लियर थिंकिंग चाहिए, कामनेस चाहिए, है ना? और उसके उसके पहले बहुत सारी रीडिंग चाहिए, ठीक है? तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना एंड मैं आपसे मिलता हूँ फिर से जल्दी ही। तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय। थैंक यू।